as many times as you want. This will really help you with your concepts. Okay, now this class is designed to learn all microeconomics AS diagrams. ठीक है, क्योंकि बच्चों को या लेबलिंग में कंफ्यूजन होती है या शिफ्ट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, तो मैं चाह रहा था एक ही बार हम, कोशिश है कि आज माइक्रो कंप्लीट हो जाए, अगर कुछ रह गए तो कल हम दोबारा मैक्रो के साथ इसको करेंगे. Now, what I want from you, especially those students who struggle more with diagrams, जैसे आज सिटी में मैं diagrams करवा रहा था और अच्छे बच्चे थे सारे, लेकिन they were struggling so much with the labels, with the shifts, basic diagrams थे. So I want kids who struggle with diagrams, the best way out of a problem is through it. Please ask. The only thing I think you must have noticed कि मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ. मैं क्वेश्चंस पे माइंड नहीं करता, इवन इफ क्लास स्लो हो जाए, डजंट मैटर, अगला दिन है ना हमारे पास. सो प्लीज, जहां पे प्रॉब्लम आए, डू आस्क. ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद पीपीसी. एक मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा वंस ऑल माइक्रो मैक्रो diagrams are incorporated within our couple of classes. Again the same request, प्लीज प्लीज सिर्फ अच्छे बच्चों पे ना छोड़ें. हर बच्चे का अपना एक अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है. प्लीज आस्क योर पर्सनल क्वेरीज कि सर मुझे ये डायग्राम समझ नहीं आया, इसका ये चीज समझ नहीं आई. तो पीपीसी शेप्स के मैं डायग्राम बना रहा हूं. सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन पीपीसी, राइट. अब मेरे बच्चों, प्लीज टेल मी what are the labels of production possibility curve diagrams. Okay, very good. Acha, why is my board not working? Everything is in place. Why is the board not working? I need it for today. एक सेकंड दे मुझे. लेट मी, चार्ज तो मैंने काफ़ी किया हुआ था before because I knew this class was gonna happen. लेकिन मैं चार्जर मंगवा रहा हूँ just in case there is a problem because it's not letting me do it. अभी के लिए चार्जर चार्जर चार्जर. All right. Unfortunately, we have to wait a little. Ooh, there we are. Right जी. तो I'm plugging it in once again. Maybe सारा दिन मैं फिरता रहा हूँ तो चार्ज डिस्चार्ज हो गया. Okay जी. अब it's gonna give me like about few seconds में I'll be able to know कि चार्जिंग का इशू था या कोई और इशू था. है. Yes, I think it's working. It was charging issue. So I'm going to keep it plugged for now. Right जी. So straight line PPC, एक बच्चे से मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे बता दिया कोई दो गुड्स के नाम, अनलेस क्वेश्चन क्लियर कट कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स वगैरह बोल रहा है, फिर आपको वो लेबल करने हैं. दिस इज योर स्ट्रेट लाइन पीपीसी डायग्राम. व्हाट इज इट शोइंग? कांस्टेंट, शाबाश, कांस्टेंट opportunity cost due to what? Homogeneous resources. दोनों कामों में रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है. गुड वाई को बनाने के लिए भी वर्कर्स, लैंड, कैपिटल इक्वली एफिशिएंट है. गुड एक्स के लिए भी. तो अब मैं कुछ लेबल्स कर देता हूं ताकि आपको कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए. मैंने पहला एक्स बनाया, अब गुड वाई 8 रह गई. अब मैंने दूसरा एक्स बनाया, गुड वाई सॉरी 8 रह गई, 6 रह गई. अब तीसरा एक्स बनाया, गुड वाई 4 रह गई. चौथा एक्स बनाया, गुड वाई 2 रह गई. कुछ नोट कर रहे हो? फॉर एवरी एक्स्ट्रा एक्स, 1 एक्स, आई एम गिविंग अप 2 वाई. Opportunity cost is constant.
ये अनरियल है, रियलिटी में ऐसे नहीं होता। लेबर कैपिटल लैंड इक्वली एफिशिएंट नहीं होते दोनों कामों में, बट अगर ऐसा होता तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पीपीसी बनता। सब बच्चों को 100% क्लियर है? नहीं तो प्लीज आस्क, प्लीज डू नॉट बी शाई। एवरीडे दादा, राइट जी? I am assuming that you guys have your best interest in your heart and you're gonna ask if there is any problem. All right? अब मैं बना रहा हूं increasing opportunity cost वाला outward bending PPC. Outward bending means उसका कुब निकला हुआ है. Shift will be totally different. Increasing opportunity cost वाला con- concave shape PPC, outward bending. अगेन जी, गुड ए और गुड बी लेबल कर देते हैं इस दफा। ये शेप है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, नॉर्मल शेप वाला पीपीसी। यहां पे इसकी शेप की वजह है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू, बच्चों बताएं मुझे, non homogeneous resources, यानी they're not equally efficient at making both goods। ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जब रीअलोकेट करते हो लैंड को सेटल करना पड़ता है, मशीनरी को अडेप्ट करना पड़ता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब मैं दोनों पे 10-10 लिख रहा हूं, जरा नोट कीजिएगा। मैंने बीच में एक पॉइंट लिया, 7 बन रही थी गुड बी और तकरीबन 7 ही गुड ए। अब मैंने रीअलोकेट किए रिसोर्सेज टुवर्ड्स गुड बी। अब ये दो बनाने के लिए मुझे ये वाली 4 छोड़नी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको मैं, हाँ चले कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ हाफ गुड और बनाई है और ये देखो मुझे दो छोड़नी पड़ी। एवरी टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइजिंग, फर्स्ट फॉर 2 additional goods 2b I had to give up 4a, next time for only half B, I had to give up 2A. So basically मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि रिसोर्सेज दोनों कामों में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, अडेप्ट करना पड़ रहा है। दिस इज ऑल लीडिंग टू राइज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरीवन 100% क्लियर? ओके, डिक्रीजिंग वाला एसए में नहीं आता, एसए में स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग वाले ही आते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रोक रहे हैं। हम फिलहाल हम फिलहाल P2s की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वी शुडंट बी वरीड अबाउट other diagrams that come in P1. All right G, so let's go now to next part of PPC और इसकी मैं हेडिंग दे देता हूं, points on inside and आउटसाइड पीपीसी। इनका क्या मतलब होता है, ये चीज हम समझते हैं। अगेन आई एम ड्रॉइंग अ पीपीसी, दिस टाइम नॉर्मल शेप वाला, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, गुड वाई गुड एक्स। अब जी मैंने एक पॉइंट अंदर लगाया, कुछ पॉइंट्स ए बी सी पीपीसी पे लगा दिए और एक पॉइंट डी आउटसाइड पीपीसी लगाया। कोई बच्चा मुझे बताओ पॉइंट यू क्या शो कर रहा है, द वन इनसाइड पीपीसी? वेरी गुड, दिस इज शोइंग मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन अदर वर्ड्स, अंडर यूटिलाइजेशन, उप्स इसको क्या हो गया, अंडर, अरे यार ये चार्ज नहीं कर रहा, एक सेकेंड, लेट मी look what the issue is. Let me get another charger because this one keeps being dicey.
आई हैव ऑलरेडी, ये देखो रिकॉर्डिंग इज हैपनिंग। वेलकम बेटे। बेटे ये चार्जर नहीं चलता पे, खोल दो। माय अपॉलॉजीज बच्चों, इट वाजंट प्लान्ड लाइक दिस। मैंने कल काफ़ी रिकॉर्ड इसको चार्ज किया हुआ था। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू रिटेन इट, बट इट समहाउ नॉट रिटेन्ड इट। राइट, चलें जी। अब मैं इसको तो कम से कम एक्सप्लेन कर दूं जो मैं ऑलरेडी आपको कर चुका हूं। अंडर, नहीं इट वोंट लेट मी राइट। चलें, अंडर, नहीं इट्स नॉट लेटिंग मी राइट, वेट जी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन अदर वर्ड्स इनएफिशिएंट यूज। हम पूरी तरह रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनएफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारी। एवरीवन क्लियर? ऑल राइट जी। अब हम आते हैं पॉइंट्स आउटसाइड पीपीसी। व्हाट डज पॉइंट डी मीन आउटसाइड पीपीसी? व्हाट इज इट जी? अनअटेनेबल। हमारे पास करंटली इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि हम उसको वहां तक बना सकें। हमारे पास, बेटे ये भी नहीं करता पे। अच्छा, हो गया। अनअटेनेबल, हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। तो असल में ये क्या शो कर रहा है? स्कार्सिटी। तो जब भी क्वेश्चन आए स्कार्सिटी पे, आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट आउटसाइड लगाना है और बताना है कि हम उस पर क्यों नहीं जा पा रहे। अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। अब पीपीसी क्या बन गया है बेटे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बॉर्डर, इन सब का आपको मार्क मिलेगा। Anyone confused with points inside PPC, outside PPC? All right जी। अब हम चलते हैं पॉइंट्स ऑन पीपीसी, ए बी सी। इनका क्या मतलब है बच्चों? ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी आर, यस शाबाश, एफिशिएंट। मैं प्रोडक्टिव का वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा, एएस के बच्चे भी हैं। चलें, प्रोडक्टिव, एफिशिएंट प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट। हम रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरा बेटा वो आपको कहता है पीपीसी शो करो मुझे एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप पॉइंट यू से बी पे आएंगे तो ये एक्चुअल ग्रोथ है। अगर पूरा पीपीसी शिफ्ट होगा तो ये पोटेंशियल ग्रोथ है। कुछ समझ रहे हैं कितना सिंपल और आसान सा है अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक रखें? एनीवन स्ट्रगलिंग जी? नो क्वेश्चंस जी? ऑलराइट, वेरी क्विकली रिकैप। पहला चैप्टर खत्म होने वाला है। स्ट्रेट लाइन पीपीसी इज ड्यू टू homogeneous resources which are equally efficient at making both goods. Hence, the opportunity cost remains constant. For every extra good X, we are giving up 2Y. Increasing opportunity cost is due to non-homogeneous resources which are not equally efficient at making both goods. They need to be trained, they need to be adapted. Hence, for every extra good B, we have to give up bigger quantity of good A. Up G point inside PPC shows unemployment, underutilization of resources, inefficiency. If we move from a point inside towards PPC, it means actual economic growth. और अगर पूरा पीपीसी शिफ्ट हो, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी आर प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, लीस्ट कॉस्ट पॉइंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट। पॉइंट आउटसाइड पीपीसी डी इज शोइंग अनअटेनेबल, स्कार्सिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन गया है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि हम वहां पे जाके बना सकें। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों?
शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी क्यों शिफ्ट होता है डी? वेरी नाइस। पीपीसी, यस, वेरी गुड। शिफ्ट्स ड्यू टू, शाबाश, चेंज इन क्वांटिटी एंड और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। जी मेरा बेटा। पीपीसी शिफ्ट्स ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। अब आपको पता ही है, नए रिसोर्सेज निकल आए, ऑयल गैस वगैरह, तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर आया तो लेफ्ट पे, लेबर को ट्रेनिंग करवा दी तो बाहर शिफ्ट, यू नो कम पैसे लगाए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे, अंदर शिफ्ट। नेट माइग्रेशन पॉजिटिव है, ज्यादा वर्कर्स आ रहे हैं मुल्क में तो बाहर शिफ्ट, वरना लेफ्ट पे शिफ्ट। इस तरह करके हमने पीपीसी शिफ्ट्स दिखाने होते हैं। अब इसका भी वही तरीका है जी, गुड वाई गुड एक्स, पहला पीपीसी लगाएं, शुड बी टचिंग बोथ एक्सेस, वरना कोई मार्क नहीं आएगा। इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब बाहर शिफ्ट किया, इसको बी का नाम दे दिया, और फिर अंदर शिफ्ट किया, इसको सी का नाम दे दिया। दिस इज पोटेंशियल ग्रोथ। हमारी रिसोर्सेज की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ गई है, हमारी पोटेंशियल ग्रोथ आई है। एवरीवन क्लियर? ओके। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जी पीपीसी का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो कहता है ड्रॉ ए पीपीसी डायग्राम टू शो हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर्स, या डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। बच्चे मूवमेंट अलोंग को इनसाइड पॉइंट से पीपीसी पे ले आते हैं, अलोंग मींस उसके ऊपर, बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो अब मेरे बेटे, मैं साथ साथ लिख देता हूं, मूवमेंट अलोंग पीपीसी का भी सेम मतलब है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाने का है। ये देखो बेटे, मैंने पीपीसी लगाया, एक्सेस से मिलाया, गुड वाई गुड एक्स लेबल किया। अब एक पॉइंट मैंने दिया ए, लेट्स से ये गुड्स बन रही थी 10 और ये बन रही थी 15। फैसला किया इकॉनमी ने कि हम ये गुड्स ज़्यादा बनाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ गई थी, या ये मिलिट्री गुड थी, कोई वॉर आ रही थी, ये वाली गुड्स हमें 5 छोड़नी पड़ी। टू मेक 5 एक्स्ट्रा गुड एक्स वी हैड टू गिव 5 ऑफ गुड वाई। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये मूवमेंट अलोंग द कर्व क्यों आती है, मुझे बताएं। शाबाश, इज ड्यू टू रीएलोकेशन, ये टर्म जरूर लिखनी है, ऑफ रिसोर्सेज। हमने अपने रिसोर्सेज को उठा के एक और काम पे लगा दिया है। मुझे बताएं, रीअलोकेशन का इमीडिएट इफेक्ट आता है इकोनॉमी पे या शिफ्ट का? रीअलोकेशन, शिफ्ट के लिए बहुत ट्रेनिंग वगैरह करवानी पड़ती है, नए रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, एक्सप्लोरेशन करनी पड़ती है, वो लॉन्ग रन ग्रोथ लाता है। रीअलोकेशन शॉर्ट रन में हो जाती है। अब बेटे एक आखिरी क्वेश्चन मैं इसी को कर देता हूं, थोड़ा सा लेबल चेंज। गुड वाई को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी कंज्यूमर गुड, और गुड एक्स को लिख रहा हूं कैपिटल गुड। मुझे बताएं, अब इस डायग्राम के मुताबिक हमने कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाई, करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स, करंट ग्रोथ पे क्या असर आएगा? लोअर ग्रोथ होएगी, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, चॉइस कम। हाँ, कैपिटल गुड्स कम बन रही हैं तो चॉइस कम। अलबत्ता फ्यूचर में कैपिटल गुड्स बनाने की वजह से पूरा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा, और कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर की आएगी। समझ आ गई मेरे बच्चों? क्योंकि मशीनरी ही कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, और वही
मशीनरी भी बनाती हैं, कैपिटल गुड्स भी। जी, लाइक आई रिक्वेस्टेड, एनी क्वेश्चंस? वी आर डन विद पीपीसी। एनी क्वेश्चंस? So ji, chapter 1 done, because you guys feel confident, quantity and or quality of resources. जी बेटे, बेटे यूनिट 3, 4, 5, elasticities, government intervention in price system, type of goods and market failure. Okay, all right ji, done. Everyone 100% clear on PPC? Okay, let's move on to chapter 2. कौन सा है जी chapter 2 जिसके डायग्राम आपको सबसे बच्चों को तंग करते हैं? Demand, supply and equilibrium. In other words, market forces, free market economy, private sector. चलें जी, अब हमें क्वेश्चन आता है, वो कहता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर कोई फैक्टर देता है कि लेट्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, वटेवर, और शिफ्ट्स की बात करता है। तो लेट्स सी फर्स्ट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मुझे बताएं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? It's a point where demand is equal to supply. There is shabash, no tendency of change. उसके बाद जी, no shortage and surplus, market clears. इसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, क्योंकि कोई शॉर्टेज सरप्लस नहीं होता, मार्केट क्लियर्स। ठीक है बेटे, कोई कंफ्यूजन यहां पे? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो द डायग्राम फॉर इक्विलिब्रियम। तो बस कोई गलती ना करना लेबल शेबल में। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई। प्लीज जहां ये इकट्ठा हो रहा है वहां पे ई लिखें, बच्चे नहीं करते। फिर जी प्राइस बन गई और ये मार्केट की क्वांटिटी ट्रेडेड हो गई। इसके साथ क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड नहीं लिखना, सारा डायग्राम गलत, क्योंकि इट इज क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड, क्वांटिटी ट्रेडेड। बच्चों कोई सवाल यहां पे? ऑल राइट जी, अब मैं इसको कॉपी करके नीचे लेके जा रहा हूं और कर रहा हूं, चलें और अगले पेज पे जाते हैं क्योंकि ये जगह खत्म हो रही है। डिस इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है जी? डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, हाँ, देर इज टेंडेंसी ऑफ चेंज, shortages, surpluses exist, market does not clear। बच्चों समझ आ गया? किसी को यहां प्रॉब्लम? अब मैं यहाँ पे जल्दी से वो डायग्राम जो कि बहुत बेसिक है बट समहाउ बच्चों को बहुत तंग करता है, हाउ मार्केट रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम। अब आमतौर पे इस पे सवाल नहीं आ रहा इस तरह का, लेकिन जस्ट इन केस लेट्स लर्न इट। डिसइक्विलिब्रियम से मार्केट इक्विलिब्रियम पे कैसे आती है? अब मेरे बच्चों, मैंने बनाया डायग्राम, लेबल्स, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब प्राइस या ऊपर सेट हो जाए या नीचे। अब प्राइस ऊपर गई, हम डिमांड कर्व तक आए, सिर्फ Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, और इसी प्राइस पे जब हम सप्लाई कर्व तक गए, Q2 क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। यहां पे क्या पैदा हो रहा है? सरप्लस, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब मेरे बेटे, जब सरप्लस होगा तो मुझे बताएं प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स का सामान नहीं बिकेगा, वो प्राइस को कम करेंगे।
हाँ, प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड होगी, ये देखो, यहां से यहां तक, और क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी, contraction extension when it's on the curve movement due to price change, and we are back to equilibrium. बच्चों समझ आ गया? अब हम इसको नीचे सेट करते हैं प्राइस को, P2। अब क्या होगा जी? क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ Q1 और क्वांटिटी डिमांडेड Q2, शॉर्टेज पैदा हो गई। शॉर्टेज के रिजल्ट में प्राइस ऊपर जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड इस दफा प्राइस बढ़ने से उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक्सटेंड करेगी। क्वांटिटी डिमांडेड इस दफा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और हम इक्विलिब्रियम पे वापस पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? प्लीज डू नॉट शाय, डू नॉट बी हेजिटेंट। एक्सेलेंट। ज्यादा ही अच्छा। बच्चों को समझ आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा? आई डोंट नो। लेट मी, ओह, मेरे बच्चे किधर है? 61, माशाल्लाह, दैट्स हाउ इट शुड बी। बेटे रोज क्यों नहीं आते हो? मैं इतना आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के ग्रेड अच्छे आ जाएं, आप लोग खुद भी मुझे हेल्प करने दो ना। अब मेरा बेटा शिफ्ट्स ऑफ डिमांड, क्योंकि आम तौर पे ये एक ही का आजकल क्वेश्चन दे रहा है, तो पहले मैं डिमांड के करवा रहा हूं। प्लीज एक दफा जरा ईडी पैम्स की टर्म को मुझे रिवाइज करवा दें। आई फॉर इनकम्स, डी फॉर, थैंक यू, जस्ट वेट, डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड का फैक्टर है। क्वेश्चन आता है इनडायरेक्ट पे, बच्चे डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं, फिर मुझे कहते हैं सर प्राइस तो बड़ी थी। बेटे प्राइस चेंज से ऑन द कर्व एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन आती है, इंटरनल फैक्टर है। शिफ्ट एक्सटर्नल फैक्टर से आता है। तो एक दफा मैं इनके नाम लिख देता हूं, नाम्स। इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, प्लीज याद रखिएगा क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आता है। इंटरेस्ट रेट, उसके बाद जी, शाबाश, पॉपुलेशन, उसके बाद, हाँ शाबाश, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया एंड अदर फैक्टर्स। फिर आ गए जी सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब जरा याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आप एक्सीडी में बड़ा डायरेक्ट बहुत अच्छा पढ़ चुके हो, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर लंबा क्वेश्चन आए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसकी ड्राइंग करवाएं मुझे। वो आपको कहता है, बल्कि तीन क्वेश्चन जो कॉमन है कर लेते हैं। वेजेस रोज अक्रॉस द होल कंट्री, एक क्वेश्चन। इसमें हम, क्योंकि ओ सॉरी, क्योंकि वेजेस उसमें भी है, सप्लाई में भी है, हम दोनों अप्रोचेस ले सकते हैं, लेकिन पूरे कंट्री में अगर वेजेस बढ़े तो इनकम ज्यादा होंगी, ये डिमांड का फैक्टर बन जाएगा। तो आपने क्या करना है? नॉर्मल गुड्स का अलग डायग्राम बनाना है, और बच्चे खाली डिमांड कर्व शिफ्ट करके आ जाते हैं, जी मैंने कर लिया था। नहीं बेटे, मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई दोनों से बनती है। ये बना इक्विलिब्रियम, ये बनी प्राइस, और ये बनी क्वांटिटी। अब मेरे बच्चों, नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, वेजेस बढ़ी, इनकम्स बढ़ी, as a result demand for normal goods shifted to the right, price increased and quantity traded also increased। एरोज लगा दिया करें जिस तरफ भी आप कर रहे हैं। मेरे बच्चों कोई कंफ्यूजन? एक्सेलेंट। अब इधर आते हैं जी इंफीरियर गुड्स पे। फौजान मुझे बताओ, इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? मैं किस तरफ डिमांड कर्व को शिफ्ट करूं? शाबाश मेरा बेटा, हैप्पी। demand supply equilibrium, there is a negative relationship between inferior goods and income,
इनकम बड़ी है, लोग नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएंगे, इंफीरियर की डिमांड गिरेगी और एज अ रिजल्ट प्राइस भी कम, क्वांटिटी भी कम। एवरीवन 100% क्लियर? बच्चे यहाँ पे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर डिमांड कम हुई तो सप्लाई कम नहीं होनी? ऑन द कर्व बेटे शिफ्ट नहीं होगी, शिफ्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट एनी कर्व, डिमांड या सप्लाई। ऑल राइट जी, लेट्स नाउ मूव ऑन टू, हमने काफी प्रैक्टिस की है और भी होगी अब 23 के पेपर्स में, तो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दिस। अब करते हैं सप्लाई शिफ्ट्स। इसकी क्या टर्म मैंने बनाई हुई है? प्लीज एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये कोई टर्म नहीं है, हमने बनाई हुई है। रिवेंटर्स बेसिकली सप्लाई का एक ही फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट बढ़े सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, कम हो तो राइट पे। बता दें जी, रॉ मटेरियल प्राइसेस, उसके बाद कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। प्लीज ये याद रखिएगा, डू नॉट शिफ्ट डिमांड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद जी वेजेस ऑफ वर्कर्स, सारी इनपुट कॉस्ट है। इंटरेस्ट रेट्स, ये दोनों का कॉमन है। नेचुरल डिजास्टर्स या गुड वेदर डिजास्टर्स, टेक्नोलॉजी प्लस सब्सिडीज। वेल डन मेरे बच्चों, आज तो बॉयज भी बोल रहे हैं, वेरी हैप्पी। तो एक आधा क्वेश्चन सप्लाई का कर लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है। पहला जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस राइज। उसने कहा गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किए हैं। मुझे बताएं मेरे बच्चों, मैं बेसिक इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा कर्व मैंने किधर शिफ्ट करना है। डिमांड सप्लाई लगा, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था, विच कर्व विल शिफ्ट टू व्हाट साइड? सप्लाई टू द लेफ्ट, और इसके साथ आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सप्लाई प्लस टैक्स। अब नया इक्विलिब्रियम बनेगा E1 पे, प्राइस बढ़ के P1 पे, क्वांटिटी कम होके Q1 पे। यहीं पे थोड़ा सा करवाता हूं, कितना टैक्स कंज्यूमर दे रहा है, कितना प्रोड्यूसर, उसका तरीका क्या है? नई क्वांटिटी पे जाएं, कोई लेबल कर दें A to E1 इज पर यूनिट टैक्स। प्रोड्यूसर को टैक्स पे करने के बाद सिर्फ P2 मिल रही है। कंज्यूमर्स का बर्डन ऊपर वाला रेक्टेंगल, प्रोड्यूसर्स का बर्डन नीचे वाला रेक्टेंगल। समझ आ गया? मैंने क्या साथ ही करवा दूं? एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चों? यहां पे आनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैंने ये क्लासेस में दिया है बच्चों से नहीं हुआ। प्लीज आस्क मी। ओके, दूसरा डायग्राम जो मैं करना चाह रहा हूं कॉमन वाला, सब्सिडीज। Subsidies are financial grants by the government which reduce cost of production and supply curve shifts to right। ये हमारी प्राइस, ये हमारी क्वांटिटी। बेसिक क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ ये S1 पे करके प्लस सब्सिडी लिख देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सप्लाई प्लस सब्सिडी, इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, प्राइस आ गई P1 पे और क्वांटिटी Q1 पे। अगर वो पूछे कितना बेनिफिट सब्सिडी का किस पार्टी पे जा रहा है, तो अगेन नई क्वांटिटी पे वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स A to E1 इज पर यूनिट सब्सिडी, और इसको हाफ में डिवाइड करो। ऊपर वाला बेनिफिट किसको जा रहा है? प्रोड्यूसर्स बेनिफिट, और नीचे वाला कंज्यूमर्स बेनिफिट। किस पार्टी को बेनिफिट ज्यादा जाता है? जिसका कर्व इनइलास्टिक हो। ये बात भी इवैल्यूएशन में जरूरी है। आई कांट बिलीव कि सबको ये समझ आ रहा है। प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। ओके, खामोशी अगर है तो खामोशी रखते हैं। लेट मी सी, जरा बच्चे कम हो गए। सब्सिडीज वाला दोबारा देखो बेटे, यहां तक तो क्लियर है ना कि सब्सिडी से कॉस्ट कम हुई, सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ। अच्छा जी,
अब उसके बाद हमारी प्राइस कम होके कंज्यूमर को मिल रही है P1, प्रोड्यूसर को सारा पैसा सब्सिडी समेत मिल रहा है। P1 कंज्यूमर से ले रहे हैं, A to E1 सब्सिडी है, प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रही है P2। तो ऊपर वाला हिस्सा प्रोड्यूसर का बर्डन, जितनी प्राइस कम हुई थी वो कंज्यूमर्स का बर्डन, बेनिफिट, सॉरी बेनिफिट। इंटरेस्ट रेट का, इंटरेस्ट रेट का तो मेरे बेटा आपको आम तौर पे मैक्रो में आता है, उसमें एग्रीगेट डिमांड कर्व या खाली डिमांड कर्व भी आप शिफ्ट कर सकते हो, या एग्रीगेट सप्लाई या खाली सप्लाई भी शिफ्ट कर सकते हो। समझ आ गया? राइट पे शिफ्ट होगी सप्लाई, राइट पे शिफ्ट होगी डिमांड। एनी क्वेश्चंस बेटे ऑन सब्सिडी डायग्राम, इंटर अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस डायग्राम? सॉरी, दोबारा जरा ऊंचा बोलेंगे। डेड वेट लॉस, अच्छा मेरी बात सुनो, डेड वेट लॉस हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से होती है। पहले क्यू क्वांटिटी थी, अब टैक्स के बाद Q1 रह गई है ना, तो ये जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं E1 AE, ये आपका वेलफेयर की कमी हो रही है, इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। समझ आ गया? सब्सिडी के केस में क्वांटिटी ज्यादा बन रही है, E1 सॉरी E0 एंड E1, ये सारा एरिया डेड वेट लॉस। समझ आ गई मेरे बेटे? कंज्यूमर सरप्लस में कमी, प्रोड्यूसर सरप्लस में कमी को हम डेड वेट लॉस बोलते हैं। एवरीवन क्लियर? कोई क्वेश्चन? चलें जी, वे डन विद 2 यूनिट्स। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे आ रहे हैं। नाम लेगा कोई बच्चा उसका? यस, यूनिट 3, चैप्टर 3, इलास्टिसिटीज। और आई कैन नॉट रीट्रेट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायग्राम्स तो हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा मैं साथ में आपसे डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज एक बार पूछना चाह रहा हूं। पीडी क्या होती है जी? यस, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस, और इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय, प्लीज प्राइस हमेशा नीचे आएगी, इनकम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड ऊपर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मेरे बच्चों इनटू 100 नहीं करना, वो जब हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं ना अलग अलग, उसमें इनटू 100 करते हैं। यहां पे फाइनल फिगर्स आ चुके हैं। सबको क्लियर हो गया? ओके। अब मेरे बच्चों जुबानी पूछ लेता हूं, ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? PED elastic, greater than 1 means elastic, means 1% change in price is causing more than 1% change in demand. So ये है elastic responsive demand। यहीं पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा सारे। अब PED लेस देन 1, इसका क्या मतलब है? इन इलास्टिक, अब क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक यूनिटरी की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम दो डायग्राम्स बनाते हैं ताकि आपको रेवेन्यू का लिंक भी दोबारा याद आ जाए। मेरे बच्चों आपको एक आसान सा डायग्राम दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे को लेबल्स करने में मसला हो रहा है, ये मुझे बताएं इलास्टिक है या इन इलास्टिक है? इलास्टिक, जितना फ्लैट उतना इलास्टिक। आपको नहीं समझ आ रहा ना कि मैं कैसे रेवेन्यू एरियाज दिखाऊं? असल वैल्यूज दे दो। 10 डिमांड कर्व तक आओ, लेट्स से जी 100 यूनिट्स बिक रहे थे, हमारा रेवेन्यू कितना था? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये सारा एरिया 1000। मैंने थोड़ी सी प्राइस कम की है 8 पे, और डिमांड देखो डबल होके 200 पे पहुंच गई है। अब मेरा रेवेन्यू कितना है?
1600. सो हमारा रेवेन्यू, मैं कर देता हूं इलास्टिक डिमांड प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज वाइज थोड़ी सी प्राइस गिराई, क्वांटिटी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ी, रेवेन्यू रोज फ्रॉम $1,000 टू $1,600। जिनको पता है लेबल कैसे करना है वो ABC करें। इनिशियल रेवेन्यू कितना था मेरे बच्चों जब प्राइस 10 थी? नहीं, अब हम प्राइस क्वांटिटी यूज कर रहे हैं P1। एरियाज बताएं। A प्लस P। और अब कितना हो गया है? तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, रेवेन्यू रोज फ्रॉम AB टू BC. BC area gained is much bigger than A area lost. Revenue has increased. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब इन इलास्टिक, और मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा प्लीज अच्छी सी, जैसे मैं बोलता होता हूँ ना परसेंटेज प्रोपोर्शनेट, उस तरह करके बोलिएगा। मैंने काफी इन इलास्टिक डिमांड लगाई, $10 प्राइस थी, ब्रैकेट में मैं पी लिख रहा हूं, और क्वांटिटी डिमांडेड थी 100। अब मैंने प्राइस डबल कर दी है 20, और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत थोड़ी गिरी है 80। मेरा रेवेन्यू कितना हो गया है? इफ इन इलास्टिक डिमांड हमें प्राइस क्या करनी चाहिए? अरे नहीं मेरे बेटे, प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब मैं लिख ही देता हूं, अ ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज, जिसने उल्टा बोला था मुझे बताओ, डिमांड स्मॉलर गिरेगी या ज्यादा? ग्रेटर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज व्हाट? यस, स्मॉलर परसेंटेज फॉल लिखिएगा इन क्वांटिटी डिमांडेड, रेवेन्यू विल राइज फ्रॉम, डायग्राम के मुताबिक बताएं, फ्रॉम, पहले था $1,000 टू 1600, या लेबल करते हैं AB टू AC, एंड C इज मच बिगर। क्वांटिटी थोड़ी जो बेचने से रेवेन्यू गिरा था, उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू हमने हायर प्राइस से गेन कर लिया। ओके, बताएं मुझे कोई कंफ्यूजन? ये दोनों डायग्राम्स कर लें, इनकी प्रेपरेशन कर लें, पीडी के यूजेज क्लियर। अब मेरे बच्चों, एक मैं चीज़ देखना चाह रहा हूँ, मुझे एक साउंड सा आया था कि कहीं क्लास में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। अच्छा, 15 मिनट रह गए, हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। अब मेरे बेटे, हम इलास्टिसिटीज को कंप्लीट करते हैं, सबकी यही शेप होगी। अब हम कर रहे हैं PES, सिर्फ सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है। मुझे इसका डेफिनेशन को बच्चा बोल दो। जिनको फॉर्मूला याद नहीं हो, डेफिनेशन याद नहीं हो रही, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय, पूरा इंग्लिश में लिखिएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बच्चों इतनी बार रिवाइज करवा चुका हूं, खबरदार उल्टा ना लिखिएगा, प्राइस हमेशा नीचे होती है, और इनटू 100 नहीं करना। इजी सा मार्क है फॉर्मूला का, एक है डेफिनेशन का, एक इलास्टिक इन इलास्टिक बताने का। इलास्टिक सप्लाई फौजान क्या होती है? When a elastic supply, shabash Fawzan, you've improved. When a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity supplied. एक बच्चा मुझे inelastic supply का बता दो। परफेक्ट।
when a greater percentage change in price causes a smaller percentage change in quantity supplied. अब मेरे बच्चों, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ लिख सकते हो, 100% लिख सकते हो, और चेंज की जगह डेल्टा भी बना सकते हो, नो वरी एट ऑल। मैथमेटिकल फॉर्म टोटली एक्सेप्टेबल है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा भूल गया, है तो डायग्राम्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडी के फैक्टर्स मुझे बता दोगे मेरे बच्चों? इलास्टिसिटीज में पीडी के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ पीडी। स्पिट की टर्म हमने बनाई थी, तो उसमें क्या है? हाँ, सब्स्टिट्यूट्स देयर नंबर एंड क्लोजनेस, इनकम proportion spent, इनकम परसेंटेज स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट, और क्या है जी? साइकोलॉजिकल, यस, जिसमें ब्रांड इमेज था, उसकी वजह से इनइलास्टिक डिमांड होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लग्जरीज वर्सेस नेसेसिटीज, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज, और आखिरी था टाइम पीरियड। जितना टाइम प्राइस थोड़ी देर के लिए चेंज होती है, इन इलास्टिक डिमांड रहती है, लोगों को पता ही नहीं है, सब्सिट्यूट पे स्विच करने का टाइम नहीं है। लेकिन जितनी देर ज्यादा प्राइस चेंज रहे, सप्लाई इलास्टिक होती जाती है। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू पीईएस फैक्टर्स। पीईएस के फैक्टर्स क्या हैं? इसमें बच्चों को अच्छा बेटे, वो पूछता है हाउ कैन द प्रोड्यूसर यूज द नॉलेज ऑफ पीईएस। आप लोग फैक्टर्स लिखना शुरू होते हो, फैक्टर्स को इस्तेमाल करके यूजेज समझाओ। पीईएस फैक्टर्स क्या हैं जी? बोले मुझे। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम लग रही है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी या पेरिशेबिलिटी। जितनी गुड ड्यूरेबल है, उसको स्टोर किया जा सकता है, उतनी सप्लाई इलास्टिक। प्राइस गिरी, स्टोर कर दो, प्राइस बढ़े, रिलीज कर दो। टाइम टू प्रोड्यूस, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, जितना शॉर्ट होगा उतनी सप्लाई इलास्टिक, आसानी से रिस्पॉन्ड कर सकोगे। स्पेयर कैपेसिटी, जितनी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी सप्लाई इलास्टिक। ठीक है, फिर जी, ट्रेनिंग ऑफ लेबर, यस, ट्रेनिंग ऑफ लेबर, जितनी ज्यादा वेल ट्रेन्ड लेबर है उतनी आपकी सप्लाई इलास्टिक, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, जल्दी जल्दी चीजें बना सकेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। उसके अलावा जी, टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में हम मजीद कैपिटल ऐड नहीं करते, सप्लाई इन इलास्टिक रहती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है। नंबर ऑफ फर्म्स, जिनको बाकी मुश्किल लग रही है, बहुत आसान है, जितनी ज्यादा फर्म्स उतनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगी, सप्लाई इलास्टिक होगी। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, पीएस का डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है P2 में, वी डू नॉट नीड इट। तो लेट्स मूव ऑन टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन मेरे बच्चों, quantity demanded, it's a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers income। तो अब आ गया जी परसेंटेज चेंज इन इनकम, लिखेंगे या वाई लिखेंगे, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब इसके अंदर दो गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स, इनकी वाईडी क्या होती है? पॉजिटिव। एज income rises, their demand also rises. People want luxuries. Normal goods में includes necessities, जिनकी which have, अब यहां पे बच्चे प्राइस लिख देते हैं, which have income inelastic demand almost zero YD। और लग्जरीज या सुपीरियर गुड्स की क्या होती है? जो नॉर्मल का ही हिस्सा है, दे हैव अ इलास्टिक डिमांड। थोड़ी सी इनकम बढ़ी, हम सबसे पहले आईफोन्स लेंगे। समझ आ गई मेरे बच्चों?
जी, अब आते हैं हम, ओह समथिंग आई डिड रॉन्ग, चलें कोई मसला नहीं। अब उसके बाद अरे क्या हो रहा है जी, उसके बाद आ गई हमारे पास दूसरी गुड, इंफीरियर। इसकी मुझे बताएं कैसी वाई डी होती है। वाई डी इज, क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव, शाबाश, ठीक है। मीन्स incomes rise, their demand falls because people switch to normal goods, right? अब मुझे नेसेसिटीज की, सुपीरियर गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की एग्जाम्पल देने की जरूरत है या सबको आती है? आता है, चले। वाई डी के डायग्राम्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चे बनाना चाहें जरूर बनाएं। एक्सीडी डेफिनेशन जी, yes. Percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. अब इसके अंदर मेरे बेटे पॉजिटिव एक्सीडी कौन सी गुड्स की होती है? कमान जल्दी से, किनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़े लोग उसके मुखालिफ पे स्विच कर जाते हैं, मुझे बताएं। एसपीसीएन याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव्स। सब्स्टिट्यूट्स, और मैं लिख भी देता हूं, क्लोजर द सब्स्टिट्यूट्स क्या होगा? ग्रेटर द एक्सीडी, ठीक है, उतने आपस में उनका रिलेशनशिप ग्रेटर देन 1 होगा। अब खत्म करते हैं जी इसको, आखिरी रह गया नेगेटिव एक्सीडी कौन सी गुड्स की होती है? शाबाश, कॉम्प्लीमेंट्स के स्पेलिंग आई के साथ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यूज टुगेदर। इस केस में भी क्लोजर दे आर द गुड्स, हायर द एक्सीडी बिटवीन दम। जैसे बैट एंड बॉल लाजमी साथ में यूज करने, तो इलास्टिक डिमांड। बस ये याद रखिएगा, बैट महंगा हुआ, लोग बैट कम खरीदेंगे तो बॉल्स की डिमांड भी गिरेगी, इसलिए नेगेटिव रिलेशनशिप है एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड के साथ। मेरे बच्चों, आई एम गोइंग टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, आई विल शेयर इट विद यू वंस द डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। बताएं मुझे कोई क्वेश्चन। कौन सा कौन सा? बेटे जितनी सब्स्टिट्यूट्स आपस में क्लोज है ना, जैसे कोक एंड पेप्सी बड़े आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनकी आपस में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। पेप्सी की प्राइस का थोड़ा सा चेंज कोक की डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। समझ आ गया? और जीरो मींस अनरिलेटेड गुड्स, उनका ताल्लुक ही नहीं है। और नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स की होती है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो गाड़ियों की डिमांड कम, वाइस वर्सा। जितने क्लोज हैं जैसे पेट्रोल एंड कार्स, गाड़ियों की प्राइस में थोड़ा सा फर्क पेट्रोल की डिमांड पे मेजर फर्क लाएगा। एवरीवन क्लियर? एनी क्वेश्चन जी बिफोर आई क्लोज माय मीटिंग? सॉरी जरा ऊंचा बोलें। हाँ, जितनी दोनों चीजें क्लोज होंगी ना, सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स, उतनी उनकी हायर एक्सीडी होगी, ग्रेटर देन 1। समझ आ रही है बात? देखो, हाँ देखो देखो देखो, लेट्स सी, बैट, क्रिकेट बैट एंड शटल कॉक, कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। बैट महंगा भी हो जाए, शटल कॉक्स की डिमांड पे ना होने के बराबर फर्क पड़ेगा। लेकिन बैट एंड बॉल जो क्रिकेट में यूज होते हैं, उनमें ह्यूज डिफरेंस आएगा। समझ आ गई? हम्म। एनी क्वेश्चंस जी बिफोर आई साइन ऑफ?